वाले सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए, आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए कॉन्सेप्ट, और दोनों ही इसमें अच्छा करके आएंगे। आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले थ्योरी पूरी की पूरी क्लियर करनी है, थ्योरी। फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे भागना है। पहले कोई भी एक चैप्टर की थ्योरी रिवाइज कर ली, फिर उसके क्वेश्चंस कर लिए। ऐसा ना करे, अपने 10 चैप्टर्स की थ्योरी पहले अच्छे से रिवाइज करे, फिर क्वेश्चंस पे भागे, ठीक है। वरना लास्ट टाइम पे कोई एक आध चैप्टर रह जाता है, फिर आप रोते हो। ध्यान देना, है ना। और ये आज हम फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे आज ही में, ठीक है। कल इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के साथ 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर, और परसों ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर तीनों, ठीक है। तो कल परसों आपका सिलेबस सारा थ्योरी वाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर परसों से ही हम एक वन शॉट लेके आएंगे, जिसमें 2025, 2024, 2023 के क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। वो कंप्लीट करेंगे 20 से 25 मिनट में, ठीक है। तो वो भी करने हैं आप, बस इतना करना, मोर देन इनफ होगा। ध्यान दें आप। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, ये एक मैंने कंटेनर लिया, इसमें ए ए कंपोनेंट है। कौन सा है? ए कंपोनेंट। मैंने दूसरा कंपोनेंट लिया, इसमें बी कंपोनेंट है। कौन सा है? बी कंपोनेंट। और मैंने अब इन दोनों को मिला दिया। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें ए और बी को मिला दिया। तो अभी क्या बन गया? एक सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो समझ में आया सॉल्यूशन कैसे बनता है? होमोजेनियस मिक्सचर से। अब बाइनरी सॉल्यूशंस है हमारे सिलेबस में। बाइनरी सॉल्यूशंस होते क्या हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें हों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो। सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में होता है, समझो जैसे कि पानी, ये जो था ए था, वो 5 लीटर था, और जो बी था वो 15 लीटर था। तो जो लेस क्वांटिटी में होगा वो क्या होता है? आपका सॉल्यूट। क्या होता है? सॉल्यूट। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या होता है? आपका सॉल्वेंट। तो अभी तक मैंने जो बताया वो बताओ मुझे एक बार। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उसमें 2 कंपोनेंट्स को मिलाओ तो बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट मिले होते हैं। कितने? 2। अब 2 में से भी एक सॉल्यूट होगा जो लेस इन क्वांटिटी होगा, एक सॉल्वेंट होगा जो मोर इन क्वांटिटी होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, बताओ। उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में सबसे पहले आता है गैसियस सॉल्यूशंस, फिर सबसे पहले कौन सा आता है? गैसियस सॉल्यूशंस। फिर कौन से आते हैं? लिक्विड सॉल्यूशंस। और फिर कौन से आते हैं? सॉलिड सॉल्यूशंस। अभी यहाँ पे जो पढ़ने वाली बात है वो ये है कि ध्यान देना, गैसियस सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट हमेशा गैस वाला होगा। लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर हमेशा सॉलिड होगा। इसका मतलब क्या है? जो आपकी फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की, वो किस पर डिपेंड करती है? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, मैं आपको ही बोलता हूँ कि आपने पानी लिया 5 लीटर, उसमें चीनी मिला दी आधी किलो या 10-15 ग्राम। तो बताओ कौन सी सॉल्यूशन मिलेगा आपको? लिक्विड मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, या गैसियस मिलेगा? आप बोलोगे लिक्विड मिलेगा, क्योंकि हमने पानी उसमें ज़्यादा लिया है। तो इसका मतलब क्या है? जो चीज़ ज़्यादा लेते हैं उसी की फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन मिलता है, और ज़्यादा वाले को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। याद आया? समझ में आया? अब अगर हम गैसीय सॉल्यूशंस के अंदर गैस ही मिलाएं तो उसका एग्जांपल क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को मिक्स कर दो किससे? नाइट्रोजन से। अगर हम गैस के अंदर लिक्विड मिलाएं तो इसका एग्जांपल क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो सुना होगा आपने। क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दो किससे? नाइट्रोजन से। अगर हम गैस के अंदर सॉलिड मिलाएं तो इसका एग्जांपल क्या है? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर को मिक्स कर दो किसमें? नाइट्रोजन गैस में। ये एग्जाम्पल आपको याद करने उठे उठे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट तो सारा लिक्विड होगा। अगर लिक्विड के अंदर गैस मिलाए तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। सिंपल सा एग्जांपल है। अगर लिक्विड के अंदर लिक्विड ही मिलाए, मतलब इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। अगर वाटर के अंदर, मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाए तो इसका एग्जांपल क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है ना, पाउडर टाइप होता है। उसको मिक्स कर दो किसमें? वाटर में। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस, इसमें भी सारे सारे क्या रहेंगे? सॉलिड रहेंगे। अब अगर गैस मिलाए सॉलिड के अंदर तो क्या होगा? सॉल्यूशन। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ये वाले। सॉल्यूशन ऑफ H2 विद पैलेडियम। सॉल्यूशन को मतलब H2 को मिला दो विद किसके साथ? पैलेडियम के साथ। पैलेडियम आपका क्या है? सॉलिड, और H2 क्या है आपका? गैस। लिक्विड को अगर सॉलिड में मिलाए तो क्या होगा? एमलगम ऑफ मरकरी विद नाइट्रोजन। एमलगम मिला दो ऑफ मरकरी का नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। अब सॉलिड को लिक्विड में मिलाए, सॉलिड सॉलिड को मिलाए तो क्या मतलब? कॉपर को डिसॉल्व कर दें गोल्ड में। सॉलिड सॉलिड की तो बहुत सारी एग्जांपल है, आप खुद भी देख सकते हो। ये दोनों एग्जांपल याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। बताओ बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत? हमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स, भैया ये कहाँ काम आती है? ये काम आती है किसी भी सॉल्यूशन की मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, इन सबको निकालने में, ठीक है। न्यूमेरिकल टर्म्स है। अब ध्यान देना,
मास परसेंटेज क्या होता है, जिसमें मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड की जो कम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में। अब ध्यान दो, परसेंटेज है तो हमेशा परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 की तो होती ही होती है। तो आप इतना याद रखें कि अगर मास परसेंटेज पूछे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम परसेंटेज पूछे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मतलब ऊपर तो सॉल्यूट की क्वांटिटी रहेगी, नीचे किसकी जाएगी, टोटल सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। समझ में आ गया? तो मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज हो गया यहाँ, तो कोई दिक्कत। अब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब किसी एक कंपोनेंट के पार्ट्स को लो, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, इनटू में 10⁻6। मिलियन को क्या कहते हैं, 10⁻6, मिलियन को क्या कहते हैं, 10⁻6। अब हम ये टर्म्स क्यों यूज़ करते हैं ये वाली, जब हमारे पास एक बहुत बड़ा कंटेनर हो, उसके अंदर बहुत सारा कोई एक सॉल्वेंट हो और सॉलिड पार्टिकल्स बहुत कम हो, तो उन सॉलिड पार्टिकल जब बहुत सारे कम हैं, बहुत कम है, तो उनकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम करते हैं पीपीएम का यूज़, मतलब पार्ट्स पर मिलियन का यूज़। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टू पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब इस कंपोनेंट के जो कंपोनेंट है इसके पार्ट्स को उठाओ, ऊपर लिखो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। 10⁻6 मीन्स मिलियन, क्या मिलियन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, आई होप इतना तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब फिर आता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ इफ अ वाटर इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ, देखो ध्यान देना, मैं बोलूँ इफ H2O इज डिजॉल्व इन, इस H2O इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना। और जो H2 की जो क्वांटिटी दे रखी है मैंने, कितनी दे रखी है, 18 ग्राम। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो उसके लिए आपको पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास H2O के लिए क्या है, H2O, तो दो हाइड्रोजन है, दो, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। और गिवन मास भी मैंने कितना दिया था 18, तो डिवाइडेड बाय 18, तो कितना आ गया 1। तो कितना आंसर है 1। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1, 1 मोल, कितने होंगे 1 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसा यूनिट, मोल, ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल। नंबर ऑफ मोल्स का फिर से फॉर्मूला देख लो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास जो एग्जामिनर आपको देगा क्वेश्चन के अंदर, मॉलिक्यूलर मास जो आप खुद कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला वाइज। समझ में आ गया? एक और निकलवा दूँ फॉर्मूले वाइज ही, निकालो C6H12O6। तो C6H12 का मतलब क्या, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, H2O का मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 1, और ऑक्सीजन का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 16। टोटल करोगे तो 180 आएगा। कितना आएगा, 180। समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत? मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अब हमने देखो नंबर ऑफ, जैसे हमने सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वो आए सॉलिड के Na, और नंबर ऑफ मोल्स आए सॉल्वेंट के कितने आए Nb। अब आपसे उसने बोला कि मोल फ्रैक्शन निकालो सॉलिड का, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकलवाता है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो क्या निकाल दोगे, मोल फ्रैक्शन। क्या निकाल दोगे, मोल फ्रैक्शन। अब देखो ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, तो मोल से मोल कट जाएगा, तो इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है, कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है, ऐसा यूनिट नहीं होती है, इट हैज़ नो ऐसा यूनिट, कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, काई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई। इसे क्या कहते हैं, काई। इसे क्या कहते हैं, काई। छी से याद कर लो आप, छी, काई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो बताओ। अब जब आप मोल फ्रैक्शन एक सॉलिड पार्टिकल का निकाल लेते हो, जब आप मोल फ्रैक्शन निकालो किसी सॉलिड पार्टिकल्स का और आपसे सॉल्वेंट का पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो आपका अगर काई ए निकाल लिया है तो आप काई बी निकाल सकते हो, किससे, 1 माइनस काई ए। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा पूरे सॉल्यूशन के जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, 1 के। तो काई ए प्लस काई बी इजिकल्स टू 1, और ए क्या है सॉल्वेंट और बी क्या है सॉल्यूट। आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ में आ गया था। अब मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने आए थे, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालो सॉल्यूट के, उसे डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, मोलर, मोलर यहाँ पर लिखना लर, लर, मोलर और लीटर, मोलर लीटर, मोलर लीटर, तो इन दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब मोलर वाले टर्म में कौन यूज होगा, लीटर, मतलब वॉल्यूम यूज होगी। कौन सी यूज होगी, वॉल्यूम यूज होगी। कौन यूज होगा, वॉल्यूम। तो मोल है रीटी, तो मतलब वॉल्यूम। अब ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होती तो हम 1000 नहीं लगाते, पर अगर जब भी ml में होगी हम क्या लगाएंगे, 1000। क्यों, क्योंकि हमेशा हमें वॉल्यूम किस में लेनी पड़ती है, लीटर में। किस में लेनी होती है, लीटर में। तो समझ में आ गया, ऐसा यूनिट जो होती है मोलरिटी की क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है,
इट इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब ध्यान देना, डिपेंड कैसे करती है टेम्परेचर भैया, ये कैसे पता करेंगे, तो याद रखना जिस भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए, जिस भी फॉर्मूले में क्या आ जाए वॉल्यूम, वो सभी की सभी क्या करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती हैं। अब तो कर दोगे। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे इनमें से कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। आगे मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, मतलब किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकालो, सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स निकालो गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास से, और उसे डिवाइड कर दो मास ऑफ सॉल्वेंट से। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिया हमने, क्या लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दो। याद रखना मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में, अगर केजी में और नहीं है ग्राम में है तो 1000 की मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक। अब ऐसा यूनिट क्या होती है मोलरिटी की, ये नंबर ऑफ मोल्स की मोल, मोलरिटी की। अब मोलरिटी को कैसे पहचानते हैं, मोलल किलो, मोलल किलो, मोलल किलो, ठीक। ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसमें कहीं वॉल्यूम आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं करेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक, बात क्लियर है। देखो फिजिक्स के मैंने 10 मिनट में स्लॉट्स पढ़ाए थे, लोगों ने बोला कि नोट्स पढ़ रहे हैं भैया अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं से बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने 10 मिनट से बढ़ा के कितना कर दिया, 20 मिनट का कर दिया। पर 20 मिनट में मेरे ख्याल से सबको समझ में आना चाहिए, मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना मिला सकते हो आप किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, जब आपका टेम्परेचर फिक्स करते हैं और प्रेशर फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्लास लिया और इसमें ग्लास में मैंने पानी लिया अपने लिए, मैंने कहा इसमें चीनी मिला दे भाई, उसने 1 चम्मच चीनी मिलाई, घुल गई। उसने 2 चम्मच चीनी मिलाई, घुल गई। उसने तीसरी चम्मच चीनी मिलाई, नहीं घुली, वो नीचे जाके ऐसे बैठ गई। तो इसका मतलब क्या है, वो नीचे जाके ऐसे बैठ गई। समझ में आ रहा है, वो नीचे जाके कैसे ऐसे बैठ गई यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, वो चीनी नहीं घुली, मतलब इस पानी की जो सॉल्युबिलिटी वो कितनी थी, 2 चम्मच चीनी, कितनी थी, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी थी। उससे ज़्यादा ये नहीं अपने, उससे ज़्यादा चीनी को नहीं घुल डिसॉल्व कर सकती अपने अंदर। समझ में आ गया। तो आप याद रखना कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 2 चम्मच चीनी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट आप मिला सकते हो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। जब आपने सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी फिक्स कर दी है, टेम्परेचर की भी वैल्यू फिक्स है और प्रेशर की वैल्यू भी फिक्स है। समझ में आ गया। अब तो सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया, कितना ज़्यादा से ज़्यादा मिला सकते हो। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। एक्सोथर्मिक क्या होता है पहले समझो, जिन ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर हीट रिलीज करे, ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर हीट क्या करे, रिलीज। आपको वैसे पता होगा ये बात, तो हीट रिलीज, ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर हीट रिलीज करे तो वह एक्सोथर्मिक। अब इनके अंदर सॉल्युबिलिटी इनवर्सली होती है किससे, टेम्परेचर से। आगे बढ़ते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है प्रोसेस, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंडोथर्मिक ऐसे प्रोसेस जो हीट को क्या करें, एब्जॉर्व करें, तो उनके अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, टेम्परेचर से। किससे, टेम्परेचर से। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी, ये पूछ लेता है कभी कभी, आपको पता होना चाहिए। अब हेनरी लॉ, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी जो होती है ऑफ अ गैस की, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड से क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी क्या, सॉल्युबिलिटी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम, हेनरी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किसका नाम क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। बात क्लियर है, समझ में आ गया, हेनरी कांस्टेंट। अब पढ़ते हैं आगे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन थी कुछ, कोल्ड ड्रिंक थी, एक स्कूबा डाइवर्स थी, तीसरी क्या थी, एनोक्सिया। स्कूबा डाइवर्स क्या होती है, ध्यान देना, स्कूबा डाइवर्स होती है CO2 डिजोल्व करना इन किसमें, CO2 डिजोल्व करना इन एट हाई प्रेशर पर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। फॉर एग्जांपल कंपनी वगैरह के अंदर क्या होता है, जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आते हो घर पर, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप अगर कोल्ड ड्रिंक को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दो तो उसका टेस्ट बदल जाता है। दूसरी चीज़, जब आप उसे ओपन करते हो तो गैस निकलने की आवाज़ आती है, क्यों, क्योंकि जब कोल्ड ड्रिंक बन नहीं होती है, मैन्युफैक्चर हो रही होती है, उस टाइम पर लास्ट टाइम पे आके कंपनीज क्या करती हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व करती है हाई प्रेशर पे। अब हाई प्रेशर पे क्यों, क्योंकि प्रेशर अगर हाई होगा तो हमने पढ़ा था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर अगर हाई कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हाई, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से घुल जाती है। लेकिन जब आप ढक्कन को खोल के काफ़ी टाइम तक रख दोगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी भी कम करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक, बात क्लियर है। आ गया स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में आते हैं लाश वगैरह ढूंढने, मतलब हीरे वगैरह ढूंढने, ये सब।
इनका क्या काम होता है, जैसे जैसे ही नीचे जाते हैं तो आपको पता है पानी की लेयर्स होती हैं, नीचे जाओगे तो मतलब क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी गैस की ज़्यादा हो जाएगी, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी गैसेस डिजॉल्व हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, बहुत सारी गैसेस क्या हो जाएंगी, डिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप बाहर आना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर कम होगा मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो गैसेस निकलती हैं बॉडी से एट अ हाई वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी हाई होती है गैसेस के निकलने के टाइम, तो वो क्या बनाती हैं, कभी कभी नसों को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं, बैंड्स। क्या बन जाते हैं, बैंड्स। ठीक है, गोताखोर्स होते हैं जो उसके अंदर जाते हैं, जब प्रेशर कम होता है तो वो निकलती है गैसेस, जिसकी वजह से बैंड्स बनते हैं। उन्हीं बैंड्स को बनने से रोकने से, बैंड्स में क्या होता है, उल्टी वगैरह आना, कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। अब उन्हीं को रोकने के, इसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो लेके जाते हैं। अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर पूछेगा आपसे कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, तो याद रखना हीलियम होती है। कौन सी होती है, हीलियम, क्योंकि वो हल्की होती है और हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा इन्फेक्शन वाली नहीं होती है। आगे एनोक्सिया, जो चीज़ें हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, जो लोग मतलब पहाड़ी वगैरह पर रहते हैं, वहाँ पे क्या होती है, उन्हें सॉल्युबिलिटी मतलब गैस उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन जितनी उनको सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए, जिसकी वजह से कभी कभी उन्हें एक बीमारी हो जाती है, जल्दी थोड़ा बहुत चलने पर हाँफना, चीज़ों को बार बार भूलना, जिसको हम बीमारी को क्या कहते हैं, एनोक्सिया। जब हम जल्दी चीज़ों को भूलते हैं, मतलब मेंटली डिसऑर्डर हो जाए ना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके या थोड़ा बहुत चल के हम हाँफने लग जाएँ, तो इसे एनोक्सिया बोलते हैं। समझ में आ गया। बाय फिश इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर दैन हॉट वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर होगा तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। भाई देखो, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस ही तो होती है। अब आपने पानी कभी बॉईल करते हो, तो जब हम बॉईल करते हैं तो क्या गैसेज उसमें से निकल के जाती हैं, वो वेपर्स निकलते हैं। तो मतलब क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी के अंदर से गैसेस निकलती हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर कम करोगे तो पानी के अंदर गैसेस डिसॉल्व हो रही होंगी। इसीलिए जब पानी ठंडा होता है मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू पानी गर्म से। तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज टेम्परेचर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। समझना आ गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब राउट्स लॉ, देखो भाई इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये है कंपोनेंट ए, इसका प्योर प्रेशर है पी नोट ए, और इसका मूल फ्रैक्शन है काई ए। ये है एक कंपोनेंट बी, इसका प्योर प्रेशर है पी नोट बी, और इसका मूल फ्रैक्शन है काई बी। अब अगर हम इन दोनों को डिसॉल्व कर दें, इन दोनों को आपस में मिला दें, तो एक कंपोनेंट बनेगा जिसके अंदर ए भी होगा और बी भी होगा। ए का क्या होगा, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। पर अगर आपसे टोटल पूछ ले तो टोटल क्या होगा, टोटल होगा पी टी इज टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। समझ में आ गया आपको। तो राउट्स लॉ क्या बताता है, राउट्स लॉ कहता है टोटल सॉल्यूशन जो होता है ऑफ अ कंपोनेंट का, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है उसी के प्योर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सब कंपोनेंट। प्योर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, ये राउट्स लॉ बताता है। टोटल प्रेशर की वैल्यू निकाल के देता है एग्जैक्टली बोलूँ तो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, अगर राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आइडियल, जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है, विच फॉलो राउट्स लॉ। इसके अंदर जो ए बी की पावर होती है एक दूसरे को बॉन्ड बनाने की, जो ए बी का बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ए और बी भी का होगा। समझ में आ गया, बात क्लियर है। तो ये होगा आइडियल सॉल्यूशंस, जो राउट्स लॉ को फॉलो करें, जिनके अंदर इंटरेक्शन क्या रहे, सबके अंदर इक्वल रहे। मेंबर क्या होते हैं इसके, मेंबर ऑफ सेम फैमिली, मेंबर ऑफ सेम फैमिली, जितने मेंबर होते हैं सेम फैमिली के, वो सब कहाँ आते हैं, आइडियल सॉल्यूशन में, जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये सब। अब नॉन आइडियल क्या होते हैं, विच डू नॉट फॉलो ओवे राउट्स लॉ, जो ओवे राउट्स लॉ को फॉलो ना करें, जिनके अंदर जो इंटरेक्शन होता है ए बी का वो इक्वल ना हो किससे, ए और बी से। समझ में आ गया, वो होते हैं नॉन आइडियल। अब ध्यान देना, टाइप्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशंस में क्या होगा, आप मुझे बताओ, आपकी शादी होगी बट आपका इंटरेक्शन अपने भाई से ज़्यादा कंपेरिजन टू आपकी बीवी से, तो ये अब घर के लिए क्या चीज़ है, पॉजिटिव बात है ये तो, है ना। तो समझना, पॉजिटिव डेविएशंस क्या होता है, जब ए का या बीवी का, मतलब क्या भाई भाई का, जब बहन बहन का इंटरेक्शन ज़्यादा हो कंपेरिजन टू किससे, इंटरेक्शन ज़्यादा हो कंपेरिजन टू किससे, बताओ किससे, ज़्यादा कंपैरिजन टू ए बी, मतलब भाई उसी लड़के की अपनी बीवी से इंटरेक्शन थोड़ा कम हो, और भाई भाई या बहन बहन से इंटरेक्शन क्या हो, ज़्यादा हो, तो पॉजिटिव साइड होगी हमारे घर की। बट अगर नेगेटिव क्या होगा, जब ए बी का इंटरेक्शन मतलब बेबी और लड़के का इंटरेक्शन ज़्यादा हो कंपेरिजन टू ए और बी, तो वो क्या होगा, नेगेटिव साइड। समझ में आ गया, बात क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मुझे बताना,
इनिशियल इंटरेक्शन ज़्यादा था, मतलब लोगों क्या कर रखा था, अपने बहुत पास पास बैठा रखा था। फिर इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हुआ, ए बी का इंटरेक्शन थोड़ा कम हुआ, तो क्या हुआ, अब लोग थोड़े दूर दूर बैठने लगे। तो मुझे बताओ, यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल तो अभी से कह रहेगी ज़्यादा रहेगी ना, है ना। तो वी फाइनल में से ज़्यादा रहेगी इनिशियल वाली से, मतलब ये 12 हो गई, ये 10 हो गई। तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, 12 माइनस 10 2, मतलब हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो याद रखना डेल्टा वी क्या रहता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव रहता है। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी क्या रहता है, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव में डेल्टा वी और डेल्टा एच क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं इसी के बारे में। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जिसमें ए बी का इंटरेक्शन क्या हो, वीकर होता है ए से। चेंज इन एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, चेंज इन वॉल्यूम भी। और गिब्स एनर्जी सब में क्या रहती है, नेगेटिव। गिब्स एनर्जी क्या होती है, ये हमें बताती है कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। अगर नेगेटिव गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कोई भी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, खुद से होगी, बाहर से कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर ए बी का इंटरेक्शन ज़्यादा हो ए से, तो नेगेटिव डेविएशन, उसके अंदर चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम के रहते हैं नेगेटिव। समझ में आ गया। एजिट्रोप्स क्या होते हैं, किसी भी कांस्टेंट प्रेस जो एक कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे आके बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। एजिट्रोप्स क्या होते हैं, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आके बॉईल करना स्टार्ट करें। ठीक है, बॉईल करना स्टार्ट करें और उनके अंदर स्टार्ट करें और उनके अंदर क्या होगा, लिक्विड फेस में सेम कंपोजिशन होता है वेपर फेस का भी एज वेल एज लिक्विड फेस का भी। मतलब कि जितना वो वेपर फेस में होंगे उतने ही इसमें होंगे लिक्विड फेस में। तो वो क्या होता है, एजिट्रॉप्स। क्या होते हैं, एजिट्रॉप्स। समझ में आ गया। एजिट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, पहला मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, दूसरा मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। मैक्सिमम क्या होता है, एजिट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों प्योर कंपोनेंट से, प्योर लिक्विड से ज़्यादा है, एजिट्रॉप जो बना है उसका उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों प्योर लिक्विड से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, है ना। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स कहाँ दिखते हैं हमें, नेगेटिव डेविएशंस में। कहाँ दिखते हैं, नेगेटिव डेविएशंस में, जैसे कि नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर हो गया। मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स क्या होता है, जिस एजिट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, दोनों प्योर लिक्विड से कम हो। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है एजिट्रॉप्स का, दोनों प्योर लिक्विड से हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। और ये कहाँ पे शो होते हैं, पॉजिटिव वो सॉरी, क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। और कहाँ शो होते हैं, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन कहाँ होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन में। समझ में आ गया। इनके एग्जांपल क्या है, एथेनॉल प्लस वाटर। एक एक एग्जांपल याद कर लो, इनफ है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करें सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स में। अगर सॉलिड पार्टिकल्स उनके अंदर मिलाओगे तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, बाकी किसी तरीके से चेंज नहीं आता। आप सॉलिड का नेचर चेंज करो, सॉल्वेंट का नेचर चेंज करो, कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ किससे आता है, जब आप सॉलिड पार्टिकल्स मिलाते हो या हटाते हो। अब अगर आपने सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए, जैसे कि आपका पहला वेपर प्रेशर था 15 पास्कल, आपने सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए, अब आपका वेपर प्रेशर हो गया कितना, 10 पास्कल। इसका मतलब वेपर प्रेशर घटा है। तो सॉलिड पार्टिकल्स के मिलने की वजह से जो वेपर प्रेशर कम होता है, उसी उसी को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में भी आ रहा होगा। पहले वाले प्रेशर से जो कम हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी नोट मतलब इनिशियल प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का, माइनस पी एस मतलब टोटल प्रेशर जो अब आया है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया। सॉलिड के पार्टिकल्स मिलाओगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, उसी को हम निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। अब कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स मिलाते हैं वो हमेशा क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। कौन सा होता है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल कौन होते हैं, वो चीज़ जिन्हें गर्म करने पे वो गैसेस में कन्वर्ट ना हो, तो वो क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल। क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल। समझ में आया था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम। डेल्टा टी बी क्या होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। के बी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और एम क्या होता है, मोलैलिटी। क्या होता है, मोलैलिटी। इसमें क्या होता है, जब आप सॉलिड पार्टिकल्स मिलाते हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसे हम निकालने के लिए, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, जिसे हम निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया। आगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में एम। डेल्टा टी एफ क्या होता है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में एम। डेल्टा टी एफ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में एम। तो ये क्या होता है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है जब हम सॉलिड पार्टिकल्स मिलाते हैं, डिप्रेशन। ठीक है, सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। के एफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और एम क्या होता है, मोलैलिटी। क्या होता है, मोलैलिटी।
समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? तो सॉलिड पार्टिकल जब मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, जिसको निकालने के लिए क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें याद रखना कि पानी वहाँ से वहाँ फ्लो करता है। पानी कहाँ से फ्लो करता है? पानी कहाँ फ्लो करता है पता है आपको? बताओ 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 बताओ। हैं? बताओ बताओ। पानी कहाँ फ्लो करता है? सॉल्यूट की सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी कहाँ फ्लो करता है? सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं और यहाँ क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स की क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम है, यहाँ पे थोड़ी बहुत है। तो इसका मतलब क्या है, ये पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। अब यहाँ क्या लगी रहती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगी रहती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम SPM कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ही रोक लेता है। तो सिर्फ क्या फ्लो कर पाते हैं? सॉल्वेंट्स। क्या फ्लो कर पाते हैं? सॉल्वेंट्स। बात क्लियर है? अब अगर इस प्रोसेस को रोकना है तो यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। सोच, सपोज करो मैंने एक फोर्स लगाया, तो मैंने इस पानी को मतलब नीचे की तरफ धक्का मारा। अब पानी तो क्या होता है, झुक तो मतलब दब तो सकता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो पानी आ रहा है उसे रोक देगा, यहाँ से जो पानी आ रहा है उसे क्या कर देगा, रोक देगा। इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वो मिनिमम प्रेशर लगाना जो इस फ्लो को, इस वाले फ्लो को रोक दे, इस वाले फ्लो को क्या कर दे, रोक दे। वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, सी का मतलब कंसंट्रेशन, सी का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी वाला। मोल है, देखो जब भी कंसंट्रेशन की बात होगी आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मोलरिटी। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 0.083। टेम्परेचर टी क्या होता है, टेम्परेचर, जो हमें किस में निकालना होता है, केल्विन में। किस में निकालना होता है, केल्विन में। समझ में आ गया आपको? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों यूज होती है, ताकि हम सॉलिड के पार्टिकल्स को रोक दें, सिर्फ किसके पार्टिकल्स फ्लो कर पाए, सॉल्वेंट के। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर मास जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो, कम हो, जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो, कम हो। वो मॉलिक्यूलर मास जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो, कम हो या ज़्यादा हो देन एक्सपेक्ट, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। जैसे कि जब हमने कैलकुलेट करा और वो वैल्यू ज़्यादा तो ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, जितनी उसकी बताई गई थी हमें। तो ये क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब पेंटो फैक्टर क्या होता है, आई होता है। पहली बात याद रखना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू में के बी इंटू में डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई इंटू में के एफ इंटू में एम। यहाँ पर डेल्टा टी एफ है, ठीक है। और पाई, सॉरी, पाई इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय CRT। ये पाई आई कहाँ सब में यूज़ हो जाता है, आई कहाँ सब में यूज़ हो जाता है, ये वेंटो फैक्टर होता है, ठीक है। वेंटो फैक्टर होता है क्या, इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो वेंटो फैक्टर होता है, जैसे कि NaCl है, वो बोलेगा इसके वेंटो फैक्टर बताओ, तो NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस Cl माइनस में। तो इसके कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, 2 आयन नंबर ऑफ आयंस हैं, तो इसका वेंटो फैक्टर क्या होगा, 2। कितना होगा, 2। तो वेंटो फैक्टर क्या होता है, किसी कंपोनेंट को तोड़ो, उसके जितने नंबर ऑफ आयंस आएंगे आपका वेंटो फैक्टर भी कितना, उतना ही आएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले बताए गए थे कि एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल प्रॉपर्टीज, कोई फायदा नहीं है, बस इतना याद रखो कि जितने नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ आयंस टूटेंगे उतना ही क्या आता है उसका वेंटो फैक्टर। क्या आता है, वेंटो फैक्टर, ठीक है। कर सकते हैं यहाँ पे, बात क्लियर है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सॉल्यूशन 30 मिनट का एक स्लॉट दिया मैंने आपको, ये इसमें मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, एक छोटी सी चीज़ भी। आप इसको ढंग से पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू।